Hello everyone. Online class 9th, subject history, chapter 2, socialism in Europe and the Russian revolutions. यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the France Revolution. The France Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states and order, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed in India. Raja Ram Mohan Roy and Dajimo talked of the significance of the France revolutions, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn shaped these ideas of societal changes. पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा. फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया गया था. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी में आप पहले फ्रांस के समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणियों में बांटा हुआ था. समाज में आर्थिक और सामाजिक सत्ता और कुलीन वर्ग पर चर्चा का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलना संभव दिखाई देने लगा. यूरोप एवं एशिया के सहित दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर उसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई. भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े. आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को भी एक नया रूप प्रदान करने का योगदान दिया. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restore society radically. Some were conservatives, others were liberal or radical. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same things in all contexts or all times. मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे. इस सवाल पर सबको अलग अलग राय थी. बहुत सारे लोग बदलाव के लिए भी तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो. एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, और कुछ रूढ़वादी थे जो कुछ उदारवादी या लिबरल या रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे. उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति के इन धाराओं का क्या फ़र्क थे कि कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों के अर्थ पर हर काल और परिवेश में भी नहीं होता है. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on the historical event in which there was a attempt
at a radical transformation of society throughout the revolutions in Russia. Socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनमें परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच tolerated all regions. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion to another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberal also opposed the uncontrolled power of dynastic ruler. They wanted to safeguard the region's right of individual against governments. They agreed for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. The felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उत्तरवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन में सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड के समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च का समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित समूह शासकों और अनियंत्रित सत्ता में के भी विरोधी थे। वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र का अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व और आधारित पर ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त कार्य और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी सभी नागरिकों के वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट के अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। In contrast, radicals wanted a nation of which government was based on the majority of a country population. Many supported women on the majority of a country population. Many supported women as suffragette movements. Unlike liberal, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They did not against the status of private property but disliked concentrations of property in the hand of a few. इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत का समर्थन पर आधारित हों। इनमें से बहुत सारे लोगों के महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उत्तरवादी के विपरीत ये लोग बड़ी जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वह निजीकरण संपत्ति के विरोध नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकीर्णीकरण का विरोध जरूर करते थे।
conservatives were opposed to radical and liberal after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों पर विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत में पूरे तरह ठकुराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट societal changes clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts, the revolution and national transformations in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. फ्रांसीस क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी की क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं पर संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities come of the new industrialized religions developed, railways expanded, and the industrial revolutions occurred. ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक है। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था कि एक नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberal and radical searched for solutions to this issue. औद्योगिकरण में औरतें, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पहली पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से बेरोजगार और बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी एवं रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं के हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। Almost all industries were the property of individuals. Liberal and radicals themselves were often property owners and employers, having made their wealth through trade of industrial ventures. They felt that such efforts should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileged, the old aristocracy had by birth. They firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprises. If freedom of individual was ensured, if the power could lower and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop many working men and
women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि वह इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था को भरपूर लाभ लिया जा सकता है। जो ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनका गहरा विश्वास था। इनकी मान्यताएं थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए परंतु गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। Some nationalities, liberal and radicals, wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815 in France, Italy, Germany and Russia. They became revolutionary and worked to overthrow stated monarchs. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationality alleviates including India, read his writing. अब यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं को तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करने चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 में के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मैज़िनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। The coming of socialism to Europe. Thank you.